हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम फ्रॉम ए नौगांव। तुम लोग क्यों आ गए? गिनती के 3 पाठशाला हैं। जी मैम छोड़ दीजिए। तुम लोग नहीं आते तो प्लान सक्सेसफुल हो जाता। अब क्या कर सकते हैं, हम तो पढ़ना पड़ेगा। पहले सोचना था। मैम आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा लेना। आज नागौन पाठशाला में बच्चे ज्यादा कैसे? हाउ? तो आज क्लास चेंज हुआ। हेलो हेलो हेलो। अलवर मैम। पाठशाला है और अमरावती पाठशाला है। चलो तो भाई मैम सही है। दंगल स्टार्ट कर दीजिए। प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आज तो दंगल भी कर लेंगे। करूँ स्टार्ट पढ़ाना? जरा जरा से बालक, किसी ने मुझे गुड आफ्टरनून नहीं बोला अभी तक, किसी ने भी नहीं। माइक नहीं है तुम लोगों के पास? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलने के बाद बोल रहे हो। चलो तो पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, आप कैसे हेलो। हो? बढ़िया बेटा, बस गुड एकदम आफ्टरनून मैम। मजे में। घर से कोटा आके कैसा फील हो रहा होगा मेरे को, थोड़ा बहुत तो रिलेट कर ही सकते हो तुम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम चाय की कॉफी? अभी तो नींद में हूं ना, वैसे तो आई ऑलवेज प्रेफर चाय, राधे राधे मैम। बट अभी ये कॉफी है जो कि फिक्की है। राधे राधे बेटा। चलो नया चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है माइक का अलाइनमेंट अच्छा नहीं है आज। अभी ठीक है शायद, अभी ठीक है हाँ। चलो अब सुनो, प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में हमने वायरस, विरोइड्स, प्रायोन्स, माइकोराइजा सब पढ़ लिया था। 2 चीजें बची हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का जो पैराग्राफ उस चैप्टर में दिया हुआ है वो बचा है ना? तो सभी बच्चे एनसीईआरटी खोलेंगे फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जल्दी से खोल लो। और एनिमल और प्लांटरी किंगडम है, उन पे बात करेंगे आज की क्लास में। क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी सीखेंगे। एल्गी हो सका तो स्टार्ट हो जाएगा, हो ही जाएगा वैसे तो, क्या ही है, ये सीखेंगे। यार 1 सेकेंड रुको तुम लोग, पढ़ो इसको, प्लांटरी किंगडम के इस पैराग्राफ को। चलो, किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स, पढ़ लो अब, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। नागौन पाठशाला बड़ी मुश्किल से तो आए हैं बच्चे, तब भी बतिया रहे हैं। मैम यही तो हमारा धर्म और कर्तव्य है, इसीलिए। जी मैम। चलो ठीक है, अब सुनो। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक chlorophyll containing organism commonly called as plants. A few members are particularly, वाह मैं ही नींद में हूं। few members are partially, कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। अरे पार्शली हेटेरोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है? कोई भी प्लांट पूरी तरह हेटेरोट्रॉफिक नहीं हो सकता, अपना खाना तो वो खुद बनाएगा। नाइट्रोजन के लिए डिपेंडेंट है किस पे? इंसेक्टिवर्स प्लांट्स पे। अरे ठीक है, तो पार्शली हेटेरोट्रॉफिक या फिर क्या है? पैरासाइट है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट्स हमें ऐड करने अपने नोट्स में। ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप किसके एग्जाम्पल हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। और कसकटा, कसकटा देखा है? कसकटा देखा है हमने? बोल ही नहीं रहे कुछ, हाँ ना कुछ तो बोलो। नो मैम। पैरासाइट है।
बेटा कसकटा ट्रीज पे येलो कलर की बेल नहीं देखी आप लोगों ने? स्टेम पैरासाइट मैम। हाँ, पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट है। ट्रीज पे येलो कलर की बेल होती है, कसकटा। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, cell wall mainly made up of cellulose. You will study eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. We have studied that chapter, yes or no? मैम कास्कोडा वो एंडो होगा ना, एक्टो होगा? क्या कास्कोडा एक्सोपैरासाइट होगा, एंडोपैरासाइट? बता दे क्या होगा? कास्कोडा जो है मैम वो कसकटा बेटा एक्सो पैरासाइट होगा ना, प्लांट के ऊपर रहता है, हाँ कि ना, होस्ट पे रहता है। मैम म्यूट है आपका माइक। हाँ 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 हाँ, अब नहीं है। यू विल स्टडी यूकैरियोटिक, ये तो हमने पढ़ लिया। प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये अपन प्लांट किंगडम में पढ़ने ही वाले हैं। अरे क्या हुआ? द लाइफ साइकिल, भाई इसको याद कर लो। अभी अभी इसका डिटेल आज की क्लास में ही बताऊंगी। ये जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, देखो नागौन पाठशाला, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप पीछे टर्न करके मत बैठो, सीधे बैठो। ये ऐसे ही बैठे रहते हैं भाई, तुम्हारी क्लास सामने ही तो चल रही है। चलो इस पैराग्राफ को याद कर लो अभी के लिए। इसका डिटेल, इसका फील, ये होता क्या है अभी समझा दूंगी, प्लांट किंगडम स्टार्ट करूंगी, ठीक है? हाँ बोलो। यस मैम। एक Yes, लोग ma'am. एक मैम एक क्वेश्चन पूछ रहा था वो, जो ऑल प्लांट आर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेटिक, यस, ऑल प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। तो वेनस जो इंसेक्टिवरस वो करता है क्या? बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, अपना खाना तो खुद बना लेते हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? मैम तो कस्क्यूटा जो है वो तो एक्सो पैरासाइट है, तो फिर कैसे होगा? एक्टो पैरासाइट है, हाँ बोल। तो वो पैरासाइट है तो दूसरे से मतलब न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा। तो कैसे बोल सकते हैं कि ऑल मतलब प्लांट किंगडम में पूरा फोटोसिंथेटिक होगा? कसकटा में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्या? तो वो तो पैरासाइट है ना। पैरासाइट तो है, हाँ, न्यूट्रिशन तो लेता है, बट मेरे हिसाब से वो एपीफाइट है कि वो ऊपर ग्रो करके और उससे भी न्यूट्रिशन ले रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, पार्शियल पैरासाइट है। थैंक यू मैम। समझ में आ गया। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? तुम लोग कितने गप्पे लड़ाते हो। नागौन पाठशाला का माहौल देखना किसी दिन, तुम सारे मस्त एकदम पिकनिक वाले जोन में बैठे रहते हैं। आज बहुत स्टूडेंट आया है, कल तो 3-4 लोग था, आज बहुत आया है। आज इतने बच्चे कैसे आ गए? थैंक यू घर वालों ने गणेश चतुर्थी पे काम करने बोला होगा, भागा ही होगे। जरूर। चलो सही है, सही है, सही है बेटा, सही है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज। ये सब अभी 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 समझा दूंगी, ठीक है? ये सब अभी समझा दूंगी, इसके बारे में ज्यादा सोचना मत करो, अभी समझ आ जाएगा। फिलहाल तुम लोग ये वाला पैराग्राफ देखो। द किंगडम एनिमेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर, और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। कैसे? कुछ डायरेक्टली हर्बीवोर्स है, कुछ डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट हो गए, कुछ उन्हें खा रहे हैं जो प्लांट्स को खा रहे हैं। प्लांट्स नहीं रहे तो रैबिट नहीं रहा, तो बाकी उसको कैसे खाया जाएगा? हाँ कि ना? सीधी सी बात। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। अरे भैया, एनिमल्स में इंटरनल कैविटी होती है, गट बोलते हो तुम उसको, उसमें डाइजेशन होता है। भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चंस बन के आएंगी, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। कोई चीज इजी मुश्किल नहीं, कोई चीज हमारे सिलेबस में है तो हमें आनी चाहिए। दिस इज व्हाट मैटर्स।
स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन या फिर फैट। हाय राम, फैट की फॉर्म में तो स्टोर होता ही है। इसकी वजह से तो लोग अपने कितने पैसे फूक देते हैं, जिम की फीस, डाइटिशियन को फीस, उसको फीस, इसको फीस, और करते कुछ है नहीं। अपनी बात कर रही हूँ। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जब भी हम बोल रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम खाना निगल रहे हैं, हाँ कि ना? ओपनिंग में से खाना खा रहे हैं, यस। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें खाना इंजेस्ट किया जाए, निगला जाए, उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा भी करता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। प्लांट्स की तरह नहीं, इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं होती है। कैसी होती है? डेफिनेट। ग्रो इनटू एडल्ट्स, हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो इलैबोरेट, काफी ज्यादा डेवलप्ड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। भाई जैसे तुम एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ बनेगी कि हर चीज में, हर सिस्टम को लेके, जब हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाएंगे, पॉरीफेरा से कॉर्डेटा की तरफ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई चीजें बहुत इंप्रूव हो रही हैं। तो ये यही बात कर रहे हैं कि हायर फॉर्म्स क्या करेंगी? सेंसरी ऑर्गन्स, उनके न्यूरोमोटर ऑर्गन्स। सेंसरी मतलब तुम्हें पता ही है, सेंस करना, ठंडा गर्म बाहर जो भी चेंज है। न्यूरोमोटर मतलब दिमाग और मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन, ये वाला मैकेनिज्म क्या है? हाईली इलैबोरेटेड, मतलब ज्यादा विकसित है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ, मोस्ट ऑफ देम, ऑल एनिमल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। यस और नो? उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ ना कुछ होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका डिटेल आप कहां पढ़ोगे? ये हर चैप्टर से लिंक है। देखो ये डाइजेशन, जो कि अब सिलेबस में नहीं रहा। उसके बाद ये आप पढ़ोगे उसमें, किसमें? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इनमें तुम्हें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अरे ठीक है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला। अरे फाइला क्या है? मैम हाँ बोलो। मैम चेक कर रही थी। फाइला क्या है, इसी बात पे ये भी बता दे। फाइलम। अरे तो क्या अंतर है फाइलम फाइला में? है फाइलम क्या होता है? सिंगुलर। और फाइला क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल। प्लूरल, वाह, प्लूरल। अरे ठीक है, दैट्स इट। दीज पॉइंट्स एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, दिमाग में रखो। अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। तो जूलॉजी में पढ़ोगे ही आप लोग। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। प्लांट किंगडम के बारे में कुछ भी शुरू करने से पहले आपको ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि किंगडम प्लांटे में आने वाले मेंबर्स, इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया, अलग अलग तरीकों से किया। तो हम क्या करेंगे? एक पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हमें तो सिर्फ बहुत ही, कहते हैं ना, एकदम की पॉइंट्स पढ़ने हैं, बहुत ही ओवरव्यू सा पढ़ना है। अगर मैं प्लांट का क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिटेल में बात करूं तो पूरी इतनी मोटी किताब है, पूरे सेशन आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमें वो ओवरव्यू पढ़ना है जिसको एनसीईआरटी ने टच किया है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? हाँ मैम। अरे भाई हमारे आसपास इतने सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सारी कोशिशें करी प्लांट्स को क्लासिफाई करने की। हम वो पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का रिफ्लेक्शन है, जिससे एनसीईआरटी डेटा हमारा मैच करे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। पढ़ने को बहुत कुछ है। अरे ठीक है, चलो। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें है भी, तो वी कैन रिलेट इजीली। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? क्लासिफिकेशन सिस्टम। भाई जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बने होंगे, हमें भी पता है कि शुरुआत में कोई ऐसा सिस्टम बना होगा जिसमें कुछ गड़बड़ी होगी, फिर थोड़ा एडवांस आया होगा, फिर उसका भी थोड़ा प्रो वर्जन आया होगा, हाँ कि ना? अरे ऐसा ही होता है। पहले नोकिया टप टप वाला फोन आया,
फिर टच स्क्रीन और टप टप वाला आया और अब टच स्क्रीन ही चल रहा है। अरे ये तो है ही ना, कॉमन सी बात। तुम लोग एक तो सो तोड़ू बच्चों। हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ मुंडी हिलाया करो, मैं तुम लोगों को देखती हूँ कि तुम लोग रिएक्ट करो। तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो यस मैम करते हैं। ऐसे। मुझे ऐसे लगता है मैं पढ़ा रही हूँ कि मूवी देखने आए हो। और नागौन पाठशाला तो स्पेशल है। जो बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठेगा वो ऐसे बैठेगा। थैंक यू मैम। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी मुंडी वुंडी नहीं दुखती, तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो। सालों में एक बार तो तुम कोचिंग में शक्ल दिखाने आते हो, सालों में एक बार मतलब ईयर्स में बोल रही हूँ मैं। हे भगवान। चलो अब सुनो, सबसे पहले सबसे शुरुआती क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या बोला मैंने? सबसे शुरुआती आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे थोड़ा एडवांस आया, क्या बना? नेचुरल। नेचुरल, इसका एडवांस वर्जन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको थोड़ा और इंप्रूव किया। फाइलोजेनेटिक। सही बात है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओके। और इसमें और इसको इंप्रूव किया तो हमारे सामने आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनिक शब्द का मतलब हम जानते हैं, Evolutionary. रिलेशनशिप। चलो इसी बात पे मुझे बता दो, हु एक्सप्लेन्ड सिस्टमैटिक्स? Carolus Linnaeus. सिस्टमैटिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, किससे आया है? Latin word. Systemanisuri. लैटिन वर्ड से आया है। नाम क्या है? Systemanisuri. सिस्टमैटिक्स। पब्लिकेशन का नाम है वो। वही तो मैं पब्लिकेशन का नाम। क्वेश्चन कुछ और था ना बेटा। हाँ अब बताओ, कैरलस लीनियस की पब्लिकेशन का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरेई, हाँ कि ना? दिस इज प्लैंटरम। ठीक है, चलो तीसरा क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अपने दिमाग में एक इमेज तो बन गई है कि भाई ये कैसा है, थोड़ा प्रिमिटिव, गड़बड़ियां ज्यादा होंगी, थोड़ा बेटर और बेटर। यस और नो? हाँ बोलो। यस मैम। चलो तो एक एक करके बात करेंगे। लिख लो इसको जल्दी से, टीप लो, फिर बात करेंगे किस पे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसे लिखते जाओ जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे लिखेंगे, कुछ बच्चे लिखने की एक्टिंग करेंगे, सब जानती हूं मैं। जल्दी से टीप लो, 3 शब्द लिखने हैं बस। मैम हमारा यहाँ पे ना फेस 1 में मैम डायरेक्ट कोई मतलब क्लास बंद है। हम लोग का एक क्लास हो रहा है मैम फेस 2 का। मतलब मतलब फेस 1 में मैम क्लास नहीं हो रहा है, पूरा बंद है। हमने फेस लाइव 2 चल में- रही होगी, नहीं मैम, कोई बात नहीं, पढ़ो। पूरा पाठशाला में हम लोग अकेले हैं। अच्छा अच्छा, तो इस क्लास में फेज 1 के बच्चे आके बैठ गए। नहीं मैम, नहीं ये सब ऐसे क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ी बढ़ गई ना, तुम लोग तो 2-3 बच्चे हाँ, रहते मैम। थे। फेज 1 के होंगे या 11वीं के होंगे या 12वीं के होंगे। टिप लिए 3 शब्द। यस मैम। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बेटा। आर्टिफिशियल सा है मतलब ज्यादा नेचुरल नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा
जो शुरुआती क्लासिफिकेशन सिस्टम आया होगा उसमें बहुत ज्यादा कोई बेसिस नहीं लिया था। क्या लिया गया था? बस प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया, क्या देख के? बाहर से देखने में कैसे हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बिल्कुल, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका बेस क्या था? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन हम अपने दिमाग में क्या शब्द फिट करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी। क्या शब्द फिट करेंगे? हमारा काम है हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना कि हमारे क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक ही बात है, ग्रॉस, सुपरफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल। कीवर्ड्स पे हम हमेशा डिस्कशन करते रहेंगे एनसीईआरटी की। कैरेक्टर्स, ग्रॉस मतलब लगभग ओवरऑल, सुपरफिशियल मतलब ऐसे जैसे तुम लोगों के दोस्त, तुम लोगों के रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, पर वो मन से नहीं चाहते हैं, बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से चाहते हैं, है ना? नहीं मैम, चाहते हैं। चुप रह, बकवास मत कर। यही सत्य है कि दोस्त और रिश्तेदार, पड़ोसी ज्यादा रिलेट कर पाओगे अगर मैं पड़ोसी बोलूंगी तो, वो कहते हैं हम तो चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए, तो वो ऊपर ऊपर से ही बोलते हैं, हाँ कि ना? अग्री करते हो ना तुम लोग मेरी इस बात से? मैम मेरा दोस्त है वो ना, चुप। हर वक्त लिखता है ऐसे तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है कि हाँ अग्री करते हैं। हम ये बातें करने नहीं आए हैं, मेरी बातें सुन के हाँ बोलने आए हैं, इसलिए सुन। आप जो बोला है ना मैम एकदम 100% राइट है मैम, ये सब बहुत है मैम। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अब चुप, वो कोई माइक चैप्टर में चुप, पढ़ नहीं रहे हैं मतलब इस इरादे से बैठे हैं मैम कुछ बोलेंगे, हम बोलेंगे अरे मैम और बताओ, पढ़ना है पढ़ लो। तो सुपरफिशियल मतलब बाहर बाहर से, तो बाहर बाहर से जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बस उसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। जैसे लीफ साइज, कलर, लीफ नंबर एटसेट्रा। इस सब के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा कि खराब होगा जहां हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर कर रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम गड़बड़िया होगा, हाँ कि ना? नहीं बता सकते तुम लोग ये बात? हो, मैं तुम लोगों से कोई उम्मीदें नहीं रख रही हूं, अब पढ़ा देती हूं सीधा। और क्या हुआ था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में? इक्वल वेटेज दिया, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, सेक्सुअल या फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स। दो मिनट सोचो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है प्लांट्स में। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है? अब बोलो, वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब? कहाँ जाऊं मैं नहीं पढ़ा सकती ऐसी क्लास में जहां बच्चे आंसर नहीं बोलते। आंसर नहीं बोलोगे क्या तुम लोग? बाइनरी फिशन। मैम जहाँ एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो।
तुम लोग बावड़े हो और घने ही बावड़े हो। मैम जो मतलब इन्वायरमेंट से ज्यादा अफेक्टेड हो। मैं पूछ रही हूँ सब्जी किस चीज की बनी है, तुम कह रही हो सब्जी टेस्टी बनी है। भाई किस चीज की सब्जी बनी है ये बताना है। होता क्या है वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, होता क्या है? टीपने में लगे पड़े हैं, ये नहीं सोच के बता दें आंसर। छोड़ो, रिंकल त्यागी। मान ले कि ये बच्चों का माइक म्यूट है और ये बोल नहीं पा रहे हैं, तभी तुम पढ़ा सकती हो, वरना पढ़ाना असंभव है। मैम वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब मैम एसेक्सुअल कैरेक्टर। ऐसे समझा देगी तू किसी बच्चे को? मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसे, तुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। चलो 7th क्लास वाली कंसेप्ट सिखा देती हूँ तुम लोगों को। 7वीं क्लास के बच्चे को सिखाया होगा कभी। ये ताने हैं। बताओ। लीफ, स्टेम, Vegetative propagation. रूट, ये सब क्या है? Vegetative propagation. वेजिटेटिव ऑर्गन्स। फ्लावर, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इनके कैरेक्टर्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैरेक्टर्स सेक्सुअल कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है, इन्वायरमेंट में अडप्ट करने के लिए जो मेजर जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आते हैं। समझ आया? हाँ मैम। इन्वायरमेंट बदल रहा है, रूट्स, स्टेम, लीफ, इनमें सबसे मेजर सबसे जल्दी चेंजेस आते हैं और सबसे कम चेंजेस किस में आते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं। ये बात समझ आती है? भाई कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा है, सन बहुत ज्यादा हीटेड है, सन की सनलाइट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है, तो लीफ से वाटर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बदलेगा, ये स्पाइनी हो जाएगी। ड्रॉट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सूखा हो रहा है, रूट्स फैल जाएंगी, तो यहां बदलाव आएंगे मॉर्फोलॉजी में वेजिटेटिव ऑर्गन्स की। तो एक बात अपने दिमाग को बताओ कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, क्या बताओगे? ये बस तुम्हें ऐसे समझाया गया है, लिखना नहीं है। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर ज्यादा बदलते हैं और ये ज्यादा कंजर्व रहता है, मोर कंजर्वेटिव। तो अगर हम इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे रहे हैं तो दिक्कत ये है कि सेम प्लांट है, वो यहां मिल रहा है, उसकी लीफ अलग है, वो बर्फ वाली जगह मिल रहा है, स्पीशीज सेम है बट उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, उसकी लीफ अलग है, और मैं तो लीफ को देख के क्लासिफिकेशन कर रही थी, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? सेम स्पीशीज दो डिफरेंट ग्रुप में चली जाएंगी। अरे हाँ कि ना? नहीं समझ आया? समझ में आ गया। आया सभी को समझ में? यस मैम। तो ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम में जहां पे इन दोनों को इक्वल वेटेज दे रही हूं वो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो बदलता है इन्वायरमेंट के साथ। अगर ये बदलेगा तो सेम स्पीशीज डिफरेंट ग्रुप्स में चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसीलिए ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जाए वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये फ्लोरल कैरेक्टर्स कंजर्व रहते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ इनमें बहुत जल्दी से बदलाव नहीं आता, चेंज नहीं आता। बोलो क्लियर हुआ यस मैम। सभी को? यस हाँ मैम। मैम। जो बच्चे नहीं सुन रहे थे उन्हें भी समझ आ गया?
डायग्राम देख के समझ में आ गया मुझे। डायग्राम देख के सब क्लियर है, ऑब्वियसली यही सब कुछ समझा देगा। भाई सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, चेंज इसमें आएगा, चेंज इसमें आएगा, चेंज इसमें आएगा। ये ज्यादा से ज्यादा केसेस में कंजर्व ही रहेगा, बहुत रेयरली इसमें चेंज आएगा। तो इसीलिए हमने यहीं पे सीख लिया कि आर्टिफिशियल एक तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी, ऊपर से दोनों वेजिटेटिव कैरेक्टर भी और फ्लोरल कैरेक्टर भी, फ्लावर के कैरेक्टर भी, और इसीलिए गड़बड़ बात है, हाँ कि ना। तो अब तुम्हारे दिमाग को ये पता है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा जो किसको ज्यादा वेटेज देगा। बोलिए, वो Sexual क्लासिफिकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है जो किसको ज्यादा वेटेज देगा। sexual नहीं बोला जा रहा हमसे sexual भाई, character इट डजेंट मैटर हमारे पास माइक है या नहीं, व्हाट मैटर्स इज हम sexual क्लास में क्लास की तरह बैठ के आंसर बोल रहे हैं कि नहीं। ये पता नहीं कन्या क्या कर रही है, क्या कर रही है बैठ के नागौन पाठशाला। जल्दी बता पड़ोसी देख के। क्या खोला हुआ है इसने, एग्जैक्ट देख के बता। फोन मैम। अरे तेरे सामने वाली कन्या ने क्या खोला हुआ है ये, तुम ही बताओ। रजिस्टर देख के तुम ही बताओगे। सर को बुलाओ। क्या लिख रही है सर ये कॉपी में? कौन मैम? यही कन्या जिसके हाथ में माइक था। हस्बैंड्स। एक बार देख लीजिए आप। यही हूं मैं स्क्रीन के पास। दिखाई नहीं दे रहा मेरे को तो। नहीं दिख रहा, ब्लर है बहुत ज्यादा। मुझे बस ये बोलना है, ठीक है दिख गया दिख गया। मुझे बस ये बोलना है कि यार तुम चलती क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको एक्टिवली सुन के आंसर करोगे कि नहीं। अगर टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर करोगे कि नहीं। पड़ोसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आंसर बोलना? अपन सिर्फ बैठ के नोट्स छापने आए हैं क्या? जाग जाओ। मैंने हर बार बोला बायो की क्लास का टाइम इफेक्टिव होना चाहिए। अमरावती पाठशाला भी लाइक हम तो बड़े शांत बैठे हैं आज। नो मैम, यहाँ पे बोल रहे हैं सब। हाँ इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को बोला। चलो, इसके प्रोपोनेंट्स कौन है, मतलब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स। अरे वो वाले इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स नहीं। कौन कौन है? एक तो द फेमस एरिस्टोटल, उसके बाद अगेन दूसरा फेमस कैरलस लीनियस। लीनियस, बिल्कुल। पता नहीं क्या स्पेलिंग थी, देखना OUS आता था। तुम ये भी नहीं बताओगे, पता नहीं क्या स्पेलिंग थी, अब देख लेना तुम। मुझे पक्का लग रहा है गलत तो है, ठीक है। कैरलस लीनियस, US आएगा ना। यस मैम। और लीनियस में ई नहीं चाहिए एन के बाद। अच्छा चलो जो भी है। अब एरिस्टोटल ने क्या किया था? प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। Herbs, shrubs, trees. यस, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। बेसिस क्या था? मॉर्फोलॉजी। उसमें भी क्या? प्लांट हाइट, जो एकदम कम हाइट के 2 मीटर से भी कम, उनको रखा किस कैटेगरी में? हर्ब्स।
2 to 6 मीटर वाले श्रब्स, और उससे भी ज्यादा Trees. ट्रीज। मैम एरिस्टोटल होगा। ध्यान से देख, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। ट्रीज कैसे होते हैं? ओ, हब्स कैसी होती हैं? इनकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है, हर्बेशियस स्टेम होती है। हर्बेशियस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। 2 मीटर से कम वाले, 2 मीटर हाइट से कम वाले, 2 मीटर से ज्यादा अप्रॉक्स 6 मीटर तक, 2 to 6 मीटर मान लो लगभग, क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। इनकी स्टेम कैसी होती है? वुडी स्टेम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होती। कैसी होती है? थिन स्टेम होती है। यस और नो? और यहाँ पे ट्रीज में Woody and hard. वुडी, हार्ड, ट्रंक, ट्रंक बोलते हैं ना एकदम थिक वाली स्टेम को। यस और नो? सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ऐसा है। बेसिक है एकदम। हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। टिप लिया? मुझे लगता है अब मुझे सीरियसली जिम जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी आ रही है। टिप लिया सभी ने? मैम आपकी कब है? अभी करने जा रही थी, अब तूने टोक दिया, अब नहीं करूंगी शादी। मैम आपकी बहन, आपकी कार्ड मतलब भेज देना की मैम। शादी है, तो अच्छा, आप हाँ। क्यों नहीं गए थे? कोई बात नहीं करनी है, हैरान मत हो, ये नालायक है, मुझे इसकी पहली बात से ही पता चल गया था। चलो डन। यस मैम। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया मैम। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं लीनियस पे। अब देखो, मैंने सही लिखी थी तो अपने आप गलत हो गई। कोई बात है भला? इसने प्लांट्स को क्लासिफाई करा, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करा। कब आओगे तुम ए वापस? इसको ऐसे लिख देते हैं। प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करा 24 क्लासेस में, 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रेड क्रॉस लगा दिया। बेसिस याद रखना है, बेसिस याद रखना है। बेसिस क्या था? एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर, एंड नंबर ऑफ स्टेमन। क्या होता है एंड्रोइशियम? पढ़ के आए हो? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्रोडक्टिव पार्ट मैम। ये सब पढ़ के आए हो? हे Yes, भगवान, ma'am. क्या है इसका नाम बताओ फिर। स्टिग्मा। Stem. इसका Anther. Anther. एंथर।
ब्लू वाले पूरे स्ट्रक्चर का नाम, Plantain. और इसका स्टिग्मा बता रहे हो, कतई शर्म नहीं बची है। Pistil दिस और इज पिस्टिल carpel. या कार्पल, दिस इज स्टैमेन जिसमें ये Stamen. फिलामेंट है, ये एंथर है। दिस इज पेटल, सेपल, अरे याद है। Yes, ma'am. तो दिस ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, इसका पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, पूरा वर्ल्ड, पूरा ऐसे ग्रुप क्या Androecium. कहलाता है, एंड्रोइशियम। एक स्टेमन है और इसी का वर्ल्ड क्या है, Androecium. एंड्रोइशियम। तो एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर फ्लावर में कैसा है, ये इनका बेसिस था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लीनियस का। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिस याद रखना है जिसपे मैंने स्टार लगाया है। ठीक है, एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर, स्टेमन का नंबर, इस बेसिस पे प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, पर बेसिस याद रखना है। बोलो क्लियर है? Yes, ma'am. टीप भी लिया? Yes, ma'am. चलो, अब हमें लिखने हैं ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या क्या ड्रॉबैक हैं तुम लोग ही बता दो, तब से इसकी बुराई तो करने पे लगे पड़े हैं हम। बताओ, तब से बुराई ही कर रहे हैं इसकी, जल्दी जल्दी बताओ। Equal weightage to vegetative or sexual character. यस, और ओनली morphology is Morphological considered. characters. Vegetative characters are more. Equal weightage was given to. Vegetative characters are more easily affected by the environment. Equal weightage was given to Vegetative and sexual characters. vegetative and sexual character, जो कि खराब बात है। एज जो बच्चा बोल रहा था अभी, नागौन पाठशाला का नाम बता अपना। Moinal hawk. क्या? Moinal hawk. हब, Hi. हब नाम है तेरा, ठीक है। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया, और अभी हम सबको हब ने फिर से बताया दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स Easily Changes. affected by environment. क्या? Easily affected by environment. ये नहीं लिखा मैंने, हाँ हाँ, ऐसे लिख देती हूँ, आर इजिली अफेक्टेड बाय and reproductive characters are, yes, sexual characters are more conservative. ठीक है, ये गड़बड़ वाली बात है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों गड़बड़ वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड मेंबर्स, जो बाकी रिस्पेक्ट में काफी सेम थे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया तो उनको अलग कर दिया। क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am.
डन हो गया। आगे बढ़ा जाए। यस मैम। चलो अब अपन बात कर रहे हैं किस पे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में? बेसिस क्या है? मॉर्फोलॉजी तो है ही, एक्सटर्नल फीचर तो है ही, उसके साथ साथ नेचुरल एफिनिटी, इंटरनल फीचर्स भी। इंटरनल फीचर्स भी एकदम डिटेल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी भी बोल सकते हैं ना इंटरनल फीचर को, हाँ कि ना? यस यस मैम। मैम। इवन दो प्लांट्स के अंदर कौन से केमिकल्स हैं उस स्लाइड पीछे करना। प्लांट्स के अंदर कौन से केमिकल्स हैं उसको भी बेसिस बनाया, दैट इज फाइको। केमिस्ट्री। फाइको लिख रही हूँ, बताओ। फाइटो। फाइटो केमिस्ट्री। डेवलपमेंटल प्रोसेस या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी ने क्या कीवर्ड लिखा है देखना जरा, डेवलपमेंट, Embryology। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। इन सबको भी बेसिस बनाया। अरे फाइटोकेमिस्ट्री मतलब समझते हो ना? यस मैम। केमिकल्स इन प्लांट। टैनिन। केमिकल्स को बेसिकली हम बात कर रहे हैं, यही लिख देती हूँ ऐसे ही। एक और बढ़िया सी लाइन लिखूंगी, ध्यान से सुनना। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही चमकीला हो गया, आंखों में चुभ रहा है भयंकर, ज्यादा ही ब्राइट है ये तो। कोई नहीं, चलो क्या लिखना है? Natural classification system is based on natural affinity among organism. और एफिनिटी शब्द का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी। एफिनिटी शब्द का मतलब यहां पे क्या है? सिमिलैरिटी। अरे भर जा ले, अरे रे रे, ये क्या हो गया? सिमिलैरिटी। नेचुरल सिमिलैरिटी मतलब समझ गए तुम लोग? अरे बोलो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन ये क्या हो गया? अभी तो लिखा था, ये कोई बात है भला? बताओ अब, तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं है तो तुम ऐसे बोल रहे हो कि बोर्ड खराब हो जाए मन ही मन। हाँ, बेस्ड ऑन, अपने आप गायब हो गया। नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। और एफिनिटी का मतलब क्या बताया अभी? बोलो। सिमिलैरिटी।
नेचुरल सिमिलैरिटी कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारे बेसिस बनाए और इसके प्रोपोनेंट्स क्या हैं, फॉलोवर्स कौन कौन है, किन किन ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम इसके अकॉर्डिंग दिया, ये याद करना है। बेंथम एंड, यस, बेंथम एंड हुकर। क्या करा था इन्होंने, क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई करा इनटू 202 फैमिलीज। अगेन नंबर डेटा याद नहीं करना, ऐसे ही बस मैंने बता दिया पर इसको याद नहीं करना। बेंथम एंड हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स को 202 फैमिलीज में क्लासिफाई किया था। अरे ठीक है, मैम मेरे पास स्लाइड पीछे कर दो। हाँ बेटा आप कर देती हूँ, एक पॉइंट और सुन लो बस फिर कर देती हूँ। वेटेज किसको ज्यादा दिया गया, ये अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम भाई, वेटेज किसको ज्यादा दिया गया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जो कि देना चाहिए था। ज्यादा वेटेज मिला एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। बोलो समझ आया आप लोगों को? यस मैम। मैम ये भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोल के क्या कहना चाह रहा है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब है बेटा डिटेल्ड स्ट्रक्चर, बस, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चर। मेरे लिए कुछ आया है, तुम लोगों को चिढ़ा रही हूं मैं, क्या तुम लोग चिढ़े? हाँ बोल दो प्लीज। नहीं मैम। हाँ हाँ, चलो प्रीवियस स्लाइड ये लो तब तक। ये नहीं लिखनी थी, ये नहीं लिखनी है, तो ऐसे ही तुम लोगों को बस चमकाया गया था कि तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। टीप लो जल्दी से, तब तक मैं क्या चीज बर्स्ट बर्गर खा लेती हूँ थोड़ा सा। आप चिड़े? थोड़ा सा दीजिए। नाइस, चेंज करो स्लाइड। मैम थोड़ा सा दीजिए मैम। ये लिखो अब। सुनाई नहीं दिया मुझे क्या बोल रहे थे आप? सुनाई दे गया, थोड़ा सा वैसे बोल रही हूँ जैसे तुम लोगों ने मुझे टीचर्स डे पे केक खिलाया था। टिप लिया? डन? अरे जल्दी से बताओ बेटा। डन? मैम। बहुत कुछ सीखना है अभी, बहुत कुछ आज की क्लास में। डन मैम।
चलो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज इजी। लिखो हेडिंग, साथ के साथ कंप्लीट कर लो इसको। तो फाइलोजेनेटिक, नाम से ही पता चल रहा है हम वो पढ़ के आए हैं। क्या बोलो, क्या पढ़ के आए हैं? सिस्टमैटिक्स। वहां हमने फाइलोजेनी वर्ड सीखा था। फाइलोजेनी हर बच्चे को पता होना चाहिए अगर तुम मेरे से पढ़ते हो तो। हाँ मैम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिस क्या होगा? ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा है। क्या इसमें हमने कोई पॉइंट छोड़ा है? सब लिख दिया? अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है मैंने सब लिख दिया है। यस मैम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या है? बायो की डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हमने पीछे लिखी वो सब, प्लस क्या इंक्लूड कर दिया गया? फाइलोजेनी। और कुछ अद्भुत बच्चों के लिए लिख देती हूं, फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है? और इसका प्रोपोनेंट याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उसकी स्पेलिंग भी याद नहीं रहती। तुमने मेरी स्पेलिंग्स तो देख ही ली, और मैंने तुम्हें बताया मेरी टीचर ने मुझे जबरदस्ती स्पेलेथन में पार्टिसिपेट करवाया था। यस मैम। और मैं 3rd भी आ गई थी, और टीम 4 ही थी। ये नहीं बताना चाहिए था वैसे कि टीम 4 ही थी। तो तुम्हें भी लगता है यार मैम तो बढ़िया थी स्पेलिंग्स में, अभी बस जल्दी जल्दी में गलत कर देती हैं। क्या है प्रोपोनेंट? एंगुलर एंड प्रांटल। स्पेलिंग मुझे नहीं आती, खुद चेक कर लेना। प्लांटर तो नहीं है, प्रांटल है, प्रांटल। ये इसकी स्पेलिंग बता दो। मॉड्यूल नहीं लाते क्या तुम लोग? ये याद करना जरूरी नहीं है, नहीं आएगा पेपर में। बस फाइलोजेनी याद रखना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टीप लिया? जल्दी से बोलो। यस मैम। अब जरा एनसीईआरटी खोलो। हो रहा है मैम। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ से हम रीड कर रहे हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट दी broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification, namely Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. सब कुछ पुराना है। And in this chapter we will be dealing with kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. कोई दिक्कत यहां तक? यही है मैम। We must stress here that our understanding of the plant kingdom have changed over time. Obviously हमने पढ़ा था कितना कुछ हुआ था, ये ग्रुप इसमें आता है, फिर इसमें आता है, फिर इसमें आता है, फिर इसमें जाता है। याद है मैं किसकी बात कर रही हूँ? सबसे ज्यादा ये किसने किया था? आज इधर कल उधर। सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप मूव किया गया था? हम जाएगा जो क्लेमाइडोमोनास था वो मैम। क्लेमाइडोमोनास तो ठीक है, ग्रुप का नाम पूछ रही हूँ मैं, जिसको आज ट्रेटिस्टा। फंजाए नालायको, वही तो फंजाई मैम। कुछ याद ही नहीं तुम लोगों को? तो यही लिखा हुआ है, मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और क्या तुम लोगों ने पढ़ तो लिया,
कि पहले फंजाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांटे में आता था, फिर 3 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में आता था, फिर 4 किंगडम के अकॉर्डिंग वापस प्लांटे में आ गया। याद है? हाँ मैम, आपने पढ़ाया था। मैं नहीं पढ़ाया था ना, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा था ना। हाँ मैम, एग्जाम भी Yes, हो ma'am. गया मैडम इस चैप्टर का। पता नहीं क्या बोल रहे हो। एग्जाम भी हो गया इस चैप्टर का मैम, एग्जाम भी हो गया। हाँ, तब ये हाल है तुम्हारे। कितने मार्क्स लाते हो तुम लोग? फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा and protista having cell walls have now been excluded from plantae, though हालांकि पहले earlier classification placed them in same kingdom। अरे हाँ कि ना? ये लाइन वहां एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, यहां लिखी है, बट हमने वहीं पढ़ ली थी, तो पेपर में आएगी। ये मत सोचना पेपर में नहीं आएगी कि पहले ये सब किस में आते थे, प्लांट किंगडम में, फिर हटा दिए गए। So the cyanobacteria that is also referred as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under plantae. Okay. Let us look at the classification within angiosperms. Angiosperms की बात कर रहे हैं, flowering plants की। The earliest classification used only gross, superficial, morphological characters such as habit, color, number, and shape of leaves, etc. They were mainly based on vegetative characters or on एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर पे किसका बेस था? लीनियस का। यस और नो? क्लियर है? Yes, ma'am. मैम Yes, Such ma'am. system are artificial. They separated the closely related species since they were based on, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किए, इसलिए बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया गया। ऑल्सो artificial classification system gave equal weightage to, important line, equal weightage to vegetative and sexual characteristics, and this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by, बहुत important line, अरे ठीक है, यस मैम। more easily affected by environment as against this। इसके अगेंस्ट अपन बात करें, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो नेचुरल एफिनिटीज पे ज्यादा बेस्ड है। नेचुरल एफिनिटी मतलब सिमिलर। नेचुरल सिमिलैरिटी, नेचुरल सिमिलैरिटी मतलब हर रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। ठीक है? नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, phytochemistry, सब। such a classification नेचुरल क्लासिफिकेशन का प्रोपोनेंट कौन है? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। अरे ठीक है? क्लासिफिकेशन फॉर कैसे प्लांट्स, इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है? बोलो हाँ। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organisms are acceptable. Phylogeny यानी evolution भी include करना है। This assumes that, important line with question point of view, phylogeny के according, अभी इसको लाइन को ऐड भी करवाऊंगी। हे भगवान, मैं तो थक गई, चप्पल पहन लेती हूँ। This
assumes that organism belonging to same taxa have a common ancestor. ऐसे क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में, ऐसे लिख देंगे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप में कोई भी है तो उनका कॉमन एंसेस्टर है. तो वो कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? फाइलोजेनेटिक. ठीक है, हाँ बोलो. यस मैम. पता नहीं तुम लोग सुन रहे हो या इधर उधर से सामान ही उठाते रहते हो. ठीक है, तो पहले ये लाइन ऐड करते हैं. ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर. मैं माइक गिर गया था. अच्छा, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर. ये लाइन यूज करके पेपर में क्वेश्चन आएगा. क्लियर है? यस मैम. अब अपन क्या बात करेंगे? देखो एनसीईआरटी पे आते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं उसको. जल्दी जल्दी सुनो. एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो. वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेस to help resolve difficulties in classification. These become more important. देख लो लाइन क्या लिखी हुई है. These become more important when there are or when there is no supporting fossil evidence. अब जरा सुनो ये लाइंस क्या कहना चाहती हैं. हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने बोला, ध्यान से सुनना, कि ए स्पीशीज है और बी स्पीशीज है. ये दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, यानी कि ये किसी सेम पूर्वज, सेम एंसेस्टर से इवॉल्व होके बनी है. यस और नो? यस मैम. अब इस बात का प्रूफ मुझे कैसे मिलता है? मुझे मिलता है इस बात का प्रूफ कि वो सेम एंसेस्टर, उसके कोई पार्ट, उसके कोई ऑर्गन्स या वो पूरा या उसका स्केलेटन हमें जमीन में दबा मिल जाए, सालों पुराना, मिलियंस ईयर पुराना, तो हम रिलेट करते हैं कि अगर आज ये मिल रहा है और आज से पहले इसकी ये प्रिमिटिव फॉर्म थी, मतलब ये इससे इवॉल्व होके बना है, और जो दूसरा है वो भी इसी से इवॉल्व होके बना है. कुछ समझ आया आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमें हर एंसेस्टर के फॉसिल्स मिल जाएं. फॉसिल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी मिलियंस पुराने, सालों पुराने, मिलियन ऑफ ईयर्स पुराने ऑर्गेनिज्म के पार्ट या वो ऑर्गेनिज्म, उसका स्केलेटन हमें जमीन में दबा मिल जाए और वो हमें किस में हेल्प करे? इवोल्यूशनरी स्टडी में, कि भाई आज जो मिल रहा है वो इसमें ये बदलाव आके बना है. तो वो सबूत हो गया ना कि वो हमें बता रहा है हाँ भैया ऐसा ही है. अरे यस और नो? यस मैम. यस मैम. तो अगर हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल नहीं हैं तो हमें हेल्प करने के लिए टेक्सोनॉमी की कुछ ब्रांचेस हैं. क्या क्या हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी. फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, हम ये यूज करेंगे. ये ज्यादा हमें यूजफुल हो सकते हैं. अगर हमें फॉसिल नहीं मिल रहे तो हम पता कर सकते हैं चीजें. कैसे? अभी इस पे बात कर रहे हैं. फिलहाल बताओ, इतनी बात समझ आई? यस मैम. अरे बोलो. यस मैम. चलो, तो मैंने किस पे बात करी? टेक्सोनॉमी की 3 ब्रांचेस पे. क्या क्या है? टेक्सोनॉमी सही लिखा हुआ है. क्या क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, Cytotaxonomy. साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी. यस. Taxonomy. सबसे पहले मैंने लिख दिया कीमोटेक्सोनॉमी, फिर मैंने लिख दिया साइटोटेक्सोनॉमी, और फिर मैंने लिख दिया न्यूमेरिकल
टेक्सोनमी। क्या है भाई कीमोटेक्सोनमी? वर्ड से ही पता चल रहा है, जहां पे बेसिस किसको बनाया गया? केमिकल्स। केमिकल्स को। मतलब हमने चेक करी उसकी सिमिलैरिटीज विद रिस्पेक्ट टू उसमें कौन सा प्रोटीन है, किस तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, किस तरीके के लिपिड्स हैं। इन सब के बेसिस पे हमने क्या करा? क्लासिफाई करा। अरे ठीक है। केमिकल्स प्रेजेंट कौन कौन से? ये सब, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा। साइटोटेक्सोनमी का बेसिस क्या है? साइटोलॉजी वर्ड से आया है ये। स्ट्रक्चर। बेसिस क्या है? साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसमें भी क्या? जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड बात करेंगे, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोमल नंबर। नंबर एंड बिहेवियर। यस। और लास्ट है क्रोमोसोमल बिहेवियर। बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है? गुस्से वाला है क्रोमोसोम, या खुश रहता है क्रोमोसोम, या दुखी रहता है क्रोमोसोम, या न्यूट्रल है? बिहेवियर का मतलब क्या है? उसका काम। उसका काम। क्या? वो कैसे वर्क कर रहा है। हाँ, बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है, पहली बात तो तुम्हें पता है तभी बनता है क्रोमोसोम, तो बेसिकली उसका मूवमेंट कैसा चल रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो दैट क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज रेफर्ड एज क्रोमोसोमल बिहेवियर। बिहेवियर। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं किस पे? न्यूमेरिकल टेक्सोनमी। इसका बेसिस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनमी का बेसिस है कि हम इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। किस बेसिस पे? जितने भी कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल टेक्सोनमी में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। यस और नो? अरे समझ आया? हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यही बात लिख रही हूं मैं। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। अब हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो भाई एक मैन्युअली इंसान क्लासिफिकेशन करे और सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑब्जर्व करके कंसिडर करके क्लासिफिकेशन करे, तो क्या ये पॉसिबल है? या हमें डेटा में मतलब कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर करके करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या करा जाता है? डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। और कैरेक्टर्स को नंबर्स और सिंबल्स असाइन कर दिए जाते हैं कि जैसे सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लस लगा दो, माइनस लगा दो,
ऐसे नंबर्स और सिंबल असाइन कर दिए, ठीक है। कोड यूज किया जाता। Numbers and symbols are assigned to characters. बोलो ये बात समझ आई? यस मैम। और एक बहुत ही पते की बात लिखूंगी, इक्वल वेटेज। अंधा है ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कुछ नहीं। अंधा का मतलब है वैसे तो सब कुछ देख पा रहा है, लेकिन इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया, गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स। बोलो ये बात क्लियर है? टीपो जल्दी से और बताओ, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। आज ही मैं डाइटिंग के बारे में सोच रही थी। फिट रहना भी बहुत मुश्किल होता है यार, मतलब सही से जीना बहुत मुश्किल होता है सच में। डेली वर्कआउट करना, हेल्दी खाना खाना, एकदम बेयर मिनिमम चीजें हैं, ये नहीं हो पा रही हैं हमसे। अरे डन हो गया? यस मैम। एनसीईआरटी खोलो, एक पैराग्राफ है पूरा इस पे जिसको हमने ऐसे चार्ट की फॉर्म में पढ़ा है। ये रहा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, पढ़ो जरा। which is now easily carried out by using computers, is based on all, अरे बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, all observable characters. Numbers and codes are assigned to all characters and the data are then processed. अरे ठीक है। In this way, ऐसा कुछ नहीं किया हमने कि ये कैसा कैरेक्टर है इसको ज्यादा वेटेज दे दें। Each character is given equal importance at the same, क्या लिख दिया मैंने, each character is given equal importance, और एक टाइम पे hundreds of characters can be considered. बोलो समझ आया? यस मैम। वही सब लिखा हुआ है, yes or no? यस मैम। चलो उसके बाद साइटोटेक्सोनॉमी is based on cytological information like chromosome number, structure and behavior.
and chemotaxonomy is based on chemical constituent of the plant. To resolve the confusion used by taxonomists these days. कोई दिक्कत? ये 3 टेक्सोनॉमी समझ में आ गई यस मैम। हर स्टूडेंट को? बोलो, याद भी हो गया? चलो पूछती हूँ सवाल, जल्दी से जवाब दो। हाँ मैम। क्रोमोसोमल नंबर 100 कौन? साइटोटैक्सोनॉमी। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। बोलो, तुम लोग मेरा पारा हाई कर देते हो सच में। मुझे उन बच्चों से प्रॉब्लम है जो क्लास में बोलोगे नहीं तो याद कैसे होगा? तुम क्या मुझे सुनाने के लिए बोल रहे हो या खुद को याद करवाने के लिए बोल रहे हो? माइक नहीं है तो क्या हुआ? बोलो। चुप बैठे रहते हैं ऐसे। सुधर जाओ यार। चलो बताओ, अब ये रैंडम क्वेश्चन है, इनसे तुम्हें आंसर बोल के तुम्हारी जो मेमोरी है वो थोड़ी और स्ट्रांग होगी, फिर घर रिवाइज करोगे और बनेगी। बार बार रिवाइज करोगे तभी नीट वाले दिन बायोलॉजी के सारे चैप्टर, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिप्स बोल रही हूँ, केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट तभी तो याद आएंगे। मैजिक थोड़ी हो जाएगा कि जादू की छड़ी घुमाई ले जादू हो जाए, तेरे को सब याद आ जाए 3 घंटा 20 मिनट के लिए। इसी के लिए तो स्ट्रगल मार रहे हो ना, तो बोलो फिर आंसर बैठ के। चुप बैठे हुए हो। अब नहीं पूछ रही क्वेश्चन, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। नहीं मैम, पूछिए मैम, रिवीजन हो जाएगा। वही तो, इसलिए तो पूछ रही थी, तुम तो चुप बैठे हुए थे। चलो बोलो अब जल्दी, जो जो पूछती जाऊं बोलो। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज ऑब्जर्व्ड। कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी। और क्रोमोसोमल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। साइटोटैक्सोनॉमी। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया था? फाइलोजेनेटिक। पकड़ा गया, गलती कर दी। बेंथम एंड हुकर सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन से प्लांट्स को क्लासिफाई किया था? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स को। फ्लावरिंग प्लांट्स पे। एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट को 3 कैटेगरीज में किसने डिवाइड किया था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कैसे था? आर्टिफिशियल, नेचुरल की फाइलोजेनेटिक? आर्टिफिशियल। सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कौन से ऑप्शन में ऑब्जर्व करे जाते हैं? न्यूमेरिकल। क्या आंसर चूज करोगे हमेशा? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बिकॉज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बेसिस क्या है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट सेम टाइम बाय यूजिंग कोड्स एंड सिंबल्स। याद हो जाएगा? यही सब कीवर्ड्स हैं जो पूछा है, यही सब कीवर्ड्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा और कोई तरीका नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुमने इतना सीखा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बता रही हूँ। किंगडम प्लांटे को बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट ने या साइंटिस्ट बोलूं अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया था। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम हर साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ें। अगेन मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि अगर ऐसे मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊं तो पूरा सेशन मैं तुम्हें ये पढ़ा सकती हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन है पूरा सेशन कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरीके से क्लासिफाई किया। बट वो अपना सिलेबस, अपन क्या करने वाले हैं? सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करके जो भी आए थे, जो हमें एनसीईआरटी को आसान बनाने का काम करे, वैसा कुछ क्लासिफिकेशन का चार्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं किंगडम प्लांटे का। ठीक है? मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे मैम चार्ट दिया था इसमें दिएगा ना मैम? ठीक है, मैम वो बहुत हेल्पफुल था मैम। पता है। तो थैंक यू तो बोलो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। पढ़ लो। इसका भी है टेबल्स, इसके भी हैं, चिंता मत करो।
चलो अब सुनो, हम प्लांट्स को डिवाइड कर रहे हैं। प्लांट्स को दो ग्रुप में पहले डिवाइड करा, एक नाम रखा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो वर्ड तो काफी सुना सुना सा लग रहा है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोगैम्स, पहला वर्ड क्या बोला मैंने? क्रिप्टोगैम्स। दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने? फेनेरोगैम्स। क्या मतलब है आइए जानते हैं। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी, सुना तो होगा ही, बोलो जल्दी क्रिप्टो का मतलब। वो सुना था मैम, cryptocurrency। सुना तो था मैम, पर मतलब नहीं पता है। क्रिप्टो का मतलब कोई तो बोलो, कुछ अंदाजा तो लगा लिया करो। हैं कैसे बावड़े बच्चे हैं, कितना ही मोटिवेट कर लो। बेटा इसमें दो शब्द हैं, क्रिप्टो और गैमस। क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, और गैम्स वर्ड का मतलब है मैरिज। हैं इनकी शादी छुपी हुई है, ये क्या है? और फेनेरो मतलब विजिबल, और गैम्स वर्ड का मतलब किससे है? मैरिज। मैरिज का मतलब सीधी सीधी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस और नो? प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनली क्या बनता है? ये तो बताओगे, छठी क्लास का बालक बता देगा। Plants, प्रोजेनी। plants, फाइनली क्या बन जाता है? plants, seed, सीधा बोलोगे क्या प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये लो फीमेल प्लांट पैदा हुआ है, ये लो मेल प्लांट पैदा हुआ है, या पहले सीड बनता है? seed तो ये बोलोगे ना यार, तुम लोग भी अजीब हो। क्या बोलोगे? प्लांट्स में फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीड, यस और नो? तो जहां सीड दिख रहा है फेनेरोगैम्स, जहां सीड नहीं दिख रहा है क्रिप्टोगैम्स, जहां सीड है वहां सीड दिख रहा है फेनेरोगैम्स, जहां सीड नहीं बनता वहां सीड नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हिडन मैरिज है, हिडन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सीड नहीं दिख रहा है, तो क्रिप्टोगैम्स। तो अगला पॉइंट में क्या बोलूंगी? यहां पे सीड नहीं बनता। रिलेट कर पाए तुम? यस मैम। यस मैम, तुम लोगों के साइड से मैं ही बोल लिया करूंगी। और यहाँ पे सीड दिख रहा है। बन रहा है, इसलिए दिख रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा? नो सीड फॉर्मेशन। तो तुमने सीखा क्रिप्टोगैम्स क्या है? जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता। फेनेरोगैम्स क्या है? जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, जिनमें बीज बनता है। मतलब सारे प्लांट्स सीड नहीं बनाते, ये बनाते हैं सिर्फ, ये मतलब फेनेरोगैम्स बनाते हैं। ये सब बेसिक्स हैं। सीड फॉर्मेशन अकर्स। तुमने कौन सा कभी एल्गी का बीज बोया होगा? एल्गी का बीज देखा है क्या तुम लोगों ने कभी? कि इस बीज को बो दो एल्गी पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसका सीड होता ही नहीं है। चलो ठीक है, अब सीड कैसे बनता है ये वाली स्टोरी तो हम सबको पता है, समझने वाली चीजें हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर की शुरुआती लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है, बेस तुम्हारा बनेगा इस चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में। और पहला लेक्चर अच्छे से सीख लिया, आगे चीजें आसान चलती हैं। चलो सुनो, अब इतना तो अपन सब जानते हैं प्लांट्स में क्या होता है। ये गैमीट, मान लो ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट, फ्यूजन हुआ, क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अरे तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, तुम लोग तो अभी बहुत 12th का चैप्टर है वो, तो अभी तो अपन 11th ही पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये बात तो सीख ली होगी कि जाइगोट से
सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं। जैसे ही इसमें डिवीजन चालू हुआ तुरंत 2 सेल स्टेज से ही इसको एम्ब्रियो बोलना चालू कर देते हैं, यस मैम, है ना? ऐसे बोलो हाँ। यस मैम, जैसे ओबी ये बात तो सीखी होगी ना। हाँ मैम जैसे हाँ। ओबी से सेट यस मैम। अब एम्ब्रियो से ही क्या बनता है? बेसिकली एम्ब्रियो पे ही क्या बनता है? सीड बनता है। यस और नो? यस मैम। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अब ध्यान से सुनना, कतई प्रिमिटिव, एकदम शुरुआती। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें एम्ब्रियो तक पहुंच गया, ये कहानी एम्ब्रियो तक पहुंच गई लेकिन सीड नहीं बनता। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें ये कहानी सीड तक पहुंच गई। अरे समझ आया? हाँ बोलो, इतनी बात समझ आई? तो अब प्लांट में ये एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके बेसिस पे मैंने 2 कैटेगरी बोली। एक जिसमें नहीं बन रहा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें बन रहा है एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर हुआ? यस तो मैम, मैंने क्या लिखा? क्रिप्टोगैम्स में 2 कैटेगरी। अब एक बात बताओ, यहां सीड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या यहां पे मैं नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा लिखूंगी? नो, जल्दी बोलो, नो सारे बच्चे ऐसे या ऐसे तो बोलो। नो लिखेंगे कि नहीं? भाई नहीं लिखेंगे, क्यों? यहाँ तो सीड बन रहा है ना, सीड बना है तो ये तो बना ही है। तो ये तो सारे कैसे होंगे? ये तो सारे कैसे होंगे? एम्ब्रियोफाइटा। अरे हाँ कि ना? वो प्लांट जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कैटेगरी है, इसमें कैटेगरी है एम्ब्रियोफाइटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा। पहले नॉन एम्ब्रियोफाइटा लिखेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा प्रिमिटिव। मैम एम्ब्रियो से ओव्यूल बनता है ना। चुप रहे, पीट दूंगी तेरे को। मॉर्फोलॉजी आएगा तेरा, ये भ्रम भी टूट जाएगा। फिलहाल चुप रहे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब नॉन एम्ब्रियोफाइटा में क्या नाम आता है? तुम सबका फेवरेट, तुमने पानी में झांक झांक के देखा होगा, थैलोफाइटा। क्या नाम आता है? अरे किसको कहते हैं थैलोफाइटा? एल्गी। किसको कहते हैं? एल्गी। ठीक है, हाँ नहीं बोलते हैं। तुम भी कहते होगे मैम हम लिखें कि यस मैम बोलें? आप ये बता दो पहले हमें। ऐसे सोचते हो तुम लोग? नो मैम, ऐसे ही बोलना है बस, सोचो कुछ भी, बोलना वही है जो मैं सुनना चाहती हूँ। चलो अब सुनो। अच्छा, एम्ब्रियोफाइटा में भी 2 कैटेगरीज। इसमें वैस्कुलर टिश्यू है कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं है? तो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू है उसको क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा। क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा। अरे दिस ट्रैकियो, ट्रैकिया वर्ड आया, ट्रैकिया से नहीं, सॉरी, ट्रैकिड्स से आया है। ट्रैकियो वर्ड किससे आया है? ब्रैकेट्स। यानी कि किससे रिलेटेड है? वैस्कुलर बंडल से। तो यहाँ वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है नॉन ट्रैकियोफाइटा। कर लो बातें कर लो, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, प्लांट किंगडम ही तो है। तो क्या हुआ, हमें पिछले साल समझ नहीं आया था, इस साल भी नहीं आएगा? सुन लो यार, आसान सा चैप्टर है, एकदम प्यारा सा। पूरी बॉटनी आसान है, कलरफुल सी है। तुम में से किस किस को बॉटनी मुश्किल लगती है? सिर्फ उन बच्चों ने हैंड रेज किया जो बच्चे क्लास करने नहीं आते। नहीं मैम वो रोज आते हैं मैम। वो बच्चा रोज आता है?
हाँ मैम। जो आगे बैठा है हाँ एक्सेप्ट आज ही बोला है फिर तो, ये बोला ही नहीं पहले तो कभी मेरी क्लास में। ऐसे आंसर नहीं देता है, मतलब माइक तुम से नहीं आते तो दो बालक हो, मैं क्या मानू तुम रोज आते हो या नहीं आते, चुप रहो। और नगौन पाठशाला तुम्हें तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ आसान या मुश्किल, तुम्हें तो मुश्किल ही लगेगा। गिटार बजाते हो क्लास में, कैसा लगा? बोलो बुरा लग गया मैम अब तो। मैम दिल में लग गया। नॉन ट्रैकियोफाइटा में क्या एग्जाम्पल आएगा? ब्रायोफाइटा, सेकेंड ग्रुप का नाम। अच्छा इसके लिए एक और शब्द लिख दूं, ये क्या है? फर्स्ट, पहला, किंगडम प्लांटे का पहला, अरे बोलो, ब्रियोफाइटा। किंगडम प्लांटे का पहला एम्ब्रियोफाइटा कौन है? ब्रायोफाइटा है। अरे ठीक है, पहली बार एम्ब्रियो किसमें देखने को मिला था? ब्रायोफाइट्स में। और यहां तीसरा नाम लिखूंगी, दैट इज टेरिडोफाइट। किंगडम प्लांटे का पहला ऐसा ग्रुप जिसमें पहली बार देखने को मिला क्या? ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, लिख देती हूं ये बात। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। और टेरिडोफाइटा फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा है। क्लियर हुआ? मैम चलो आगे बढ़ो। यहां भाई, यहां के सारे एम्ब्रियोफाइटा होंगे, ट्रैकियोफाइटा होंगे। और यहां ग्रुप का नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो डब्बे में बंद कर देते हैं। 5 ग्रुप के नाम हमने सीखे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर है? यस मैम। हाँ। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 ग्रुप। टिप लिया? टिप लो जल्दी से। डन? एक स्लाइड और पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे? कल 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 मतलब मंडे को। मंडे मंडे मतलब सोमवार थर्सडे को। मंडे मतलब थर्सडे को।
चलो पढ़ लेते वैसे आज तुम लोग। आज हमने कम पढ़ा है क्या? हाँ मैम। है, लग रहा है मेरे को बाकी सही दिनों लग के रहा है। कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पढ़ा है। अरे नहीं, वैसे इतनी स्लाइड तो पढ़ते हैं, 14-15 स्लाइड ही तो पढ़ते हो तुम लोग, और 3 स्लाइड एनसीईआरटी हो गई। सही पढ़ लिया। हे भगवान, तुम्हारा फोटो अभी से रिवील हो गया, थर्सडे को दिखाऊंगी। नहीं, सही पढ़ा है तुम लोगों ने, कम नहीं पढ़ा। ये स्लाइड शिफ्ट हो गई थी, ठीक पढ़ा है। हाँ मैम, तुरंत कहते हैं हाँ मैम, कम पढ़ा है। चलो फिर भाग जाओ, रिवीजन कर लेना, थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है? थर्सडे को मिलते हैं, डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। बाय बाय भी नहीं बोलोगे अब तुम लोग? बाय मैम। हाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।